अब यहाँ पे जो जैसे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम था तो सेम टू सेम फीमेल्स के पास भी सेम होगा, जिसका मेन काम क्या होगा, रिप्रोडक्शन, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, ऑब्वियस। तो अब इसमें क्या होगा, उसके अलावा और क्या चीज हो सकता है, कुछ सेक्स हार्मोन्स को जनरेट करना, लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद क्या कर सकता है, और दूसरा काम क्या कर सकता है, सेकेंडरी पर्पसेस। तो और दूसरा क्या हो सकता है, चाइल्ड बर्थ एंड सेक्स हार्मोन्स, दो ही काम हो सकता है फीमेल्स का जनरली। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स एक काम है, ओवम जिसको हम लोग बोलते हैं ओवा, ओवा को जनरेट करना। दूसरा क्या कर सकता है, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना। और तीसरा, अगर इम्ब्रायो जेनेसिस हुआ है, चाइल्ड बर्थ गेस्टेशन पीरियड में है, तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स जमा करना, या बॉडी को उस हिसाब से क्या बोलते हैं, साधना पहले ही। क्योंकि जनरली हर एक चीज, मेंस्ट्रुएशन जो होता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड में हम पढ़ेंगे, तो वहां पे जनरली क्या होता है कि जनरली हर एक मंथ में एक, अगर आफ्टर प्यूबर्टी, हर एक वुमेन्स का, सॉरी गर्ल्स का बॉडी क्या होता है, प्रिपेयर्ड करता है चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है। तो वो खैर हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ते हैं। तो जैसे मेल में था एक्सटर्नल पार्ट एंड इंटरनल पार्ट्स था, तो यहाँ पे भी इंटरनल पार्ट्स है ना, एक्सटर्नल पार्ट है। तो एक्सटर्नल पार्ट्स में हमारा क्या है, जो बाहर से दिखता है, तो लाइबिया मेजोरा हो गया, लाइबिया माइनोरा हो गया, क्लिटोरिस हो गया, वेजाइनल ओरिफाइस हो गया, बार्थोलिन ग्लैंड्स हो गया, और हाइमन हो गया। और ये सभी को हम लोग एक पर्टिकुलर वर्ड बोलते हैं, दैट इज क्या बोलते हैं, वल्वा, वल्वा बोलते हैं। और इंटरनल पार्ट्स क्या स्टार्ट होता है हमारा, वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवेरी। इतना ही रहता है जनरली, और तो ज्यादा कुछ होता नहीं। अब एक रफ स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करते हैं तो वो रफ स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक मिनट, ये जनरली ऐसा स्ट्रक्चर रहता है हमारा, ये फिम्ब्राई आया और यहाँ पे एक ओवेरी, जनरली रफ स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं जनरली, या कुछ लेयर्स है, ये आगे बताना। तो जनरली ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है, स्ट्रक्चर है सभी के पास। नेक्स्ट कल आप ड्रॉ किए थे ये सारे स्ट्रक्चर्स। तो अब यहाँ स्ट्रक्चर्स में आप देखिए, सारे लोग स्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद एक एक पार्ट्स हम पढ़ते जाएंगे। तो स्ट्रक्चर्स में आपको क्या दिख रहा है, वेजाइना से स्टार्ट दिख रहा है, एक्सटर्नल पार्ट्स हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनल पार्ट्स में देख रहे हैं, सर्विक्स दिख रहे हैं, जो एक ओपनिंग है दैट इज सर्विक्स, जो आगे यूट्रस में जा रहा है। उसके बाद सर्विकल कैनाल है, ओवेरी है, फैलोपियन ट्यूब है और फंडस है, ओवेरियन लिगामेंट्स है, फिम्ब्राई है और यूट्रस है, ठीक है। इतना ही पार्ट्स हम देख रहे हैं। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम एक्सटर्नल पार्ट्स को पढ़े, जिसको सभी मिला के जितने भी पार्ट है, लाइबिया मेजोरा, माइनोरा, क्लिटोरिस, वेजाइनल ओरिफाइस, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और हाइमन, ये सभी को मिलके बोलते हैं वल्वा, कोई दिक्कत नहीं। अब लाइबिया मेजोरा क्या है, तो जो मस्कुलर फोल्ड्स दिखता है सबसे अपर पार्ट में, तो वो क्या है हमारा, लाइबिया मेजोरा। बड़ा पार्ट्स जो फोल्डेड पार्ट्स है, दैट इज लाइबिया मेजोरा। अब इसमें क्या हो गया, फोल्डेड पार्ट्स है तो इसमें एडिपोज टिश्यू है, फैट है, एडिपोज टिश्यू फैट। कोई भी मोटा चीज दिखता है दैट इज फैट, क्या मोटा चीज कुछ भी फैट है ना, एडिपोज टिश्यू है। तो फिब्रस टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, स्किन है, और इसमें बहुत सारे सीबेशियस ग्लैंड है, ठीक है, जो मॉइस्ट रखने का काम करता है। तो लाइबिया मेजोरा हो गया फर्स्ट पार्ट, कोई दिक्कत नहीं। फोल्डेड पार्ट जिस जो कुशन टाइप का दिखता है, दैट इज लाइबिया मेजोरा। उसके बाद का जो सेकेंड पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट, जो फोल्डेड पार्ट है, बट यहाँ पे देखिए अंतर क्या है, मेजोरा माइनोरा, मेजर माइनर, मेजर मतलब बड़ा, माइनर प्रैक्टिकल्स में आप लिखते हैं ना, मेजर प्रैक्टिकल 30 मार्क्स, माइनर प्रैक्टिकल 15 मार्क्स। तो अब इसमें पता चल गया कि उसी टाइप का चीज होगा बट स्मॉल, स्मॉलर में। तो अब जो स्मॉलर फोल्ड्स है दैट इज कॉल्ड लाइबिया माइनोरा, कोई दिक्कत नहीं। लाइबिया मेजोरा और लाइबिया माइनोरा में कोई दिक्कत, दोनों का काम क्या है, इसमें भी सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एज लाइक लाइबिया मेजोरा, जो क्या करता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को मॉइस्ट रखने का काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है क्लिटोरिस। तो क्लिटोरिस क्या है कि जनरली इसका वैसा कोई रिप्रोडक्टिव सिग्निफिकेंस नहीं है,
कि जैसे कि मान लीजिए उसमें सीवेशियस ग्लैंड है या प्रोटेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन टाइप का है, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है या मॉइस्ट कर रहा है, तो क्लिटोरिस का रिप्रोडक्टिव वे में वैसा कोई काम नहीं है ना, कि मान लीजिए न्यूट्रिएंट्स दे दिया, मॉइस्चराइजर दे दिया, कुछ भी इस टाइप का, तो ये अब क्या करेगा, कुछ तो काम करेगा, नहीं तो रहना बेकार है। तो क्लिटोरिस मेनली क्या करता है कि सेंसेशन पैदा करता है बॉडी में। जनरली यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसरी नर्व्स है। अब सेंसरी नर्व्स है तो क्या होगा, एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा। तो ड्यूरिंग क्वाइटस क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा सेंसेशंस क्रिएट करता है हमारे बॉडी में। दूसरा है हाइमेन। तो हाइमेन क्या होता है कि एक थिन मस्कुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है वेजाइना के ऊपर, ठीक है, वेजाइना के ऊपर मेनली क्या करता है, कवर्ड अप करता है, एकदम बहुत स्लाइट पतला झिल्लीदार परत होता है जिसको हाइमेन बोलते हैं। तो पहले के जमाने में जनरली हाइमेन को कंसीडर किया जाता था क्या बोलते हैं उसको, वर्जिनिटी से, बट दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है। तो अब हाइमन क्या होता है कि अभी कभी भी हाइमन रप्चर कर सकता है। आप खेल रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं तो वो हाइमन कभी भी रप्चर हो सकता है। तो वर्जिनिटी का प्रतीक ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पहले के जमाने में ये माना जाता था कि हाइमन वर्जिनिटी का एक प्रतीक है। कोई भी हार्ड वर्क कर रहे हैं आप तो ये आराम से टूट सकता है, ठीक है। तो हाइमन क्या है, थिन म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स है। दूसरा है वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, जिसको बार्टोलिन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो अब हमारा मेल्स में था एक पी साइज्ड बार्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, उसी टाइप का नाम यहाँ पे भी है, बार्टोलिन ग्लैंड्स। और देखिए ये भी पी साइज्ड का है, तो काम भी एक ही जैसा होगा। तो वहां पे क्या काम था, लुब्रिकेशंस प्रोवाइड करना। यहाँ पे भी सेम काम है, लुब्रिकेशंस प्रोवाइड करना। ये दोनों वेजाइना के एकदम बहुत छोटा सा प्रेजेंट होता है और वेजाइना को मॉइस्ट करके रखता है, लुब्रिकेंट देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद अब ये तो हमारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया था। अब इंटरनल की हम बात करते हैं, तो इंटरनल में क्या होगा, इंटरनल में ऑब्वियस सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ओवेरी, ओवेरी इन यूट्रस। ओवेरी है तभी वहां से एक ओवा जनरेट हो रहा है हर मंथ में। तो अब ये जो ओवेरी है बेसिक क्या है, एक आलमंड साइज का है, एक फीमेल गोनाड्स भी इसको बोलते हैं। अब इसका साइज देखेंगे तो 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड, 1 सेंटीमीटर थिकनेस रहता है। उसके बाद एक और चीज पिकुलियर क्या है कि बर्थ के समय ही जो गर्ल्स बेबी होती है उनको बर्थ के समय ही सारे oocyte रहते हैं उनमें प्रेजेंट, ठीक है। मेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो बाद में प्यूबर्टी के समय जनरेट होते हैं, बट गर्ल्स में oocyte बचपन से ही रहता है बाय बर्थ। लगभग 7 लाख oocytes प्रेजेंट होते हैं जो हर महीने आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, प्यूबर्टी के बाद वो हर एक बार, हर एक मंथ में 1 एग, मैच्योर एग रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये बचपन से ही वहां पे oocyte जनरेशन होता है। उसके बाद अब जो हमारा ओवेरी है वो क्या चीज से कनेक्टेड है, ओवेरी क्या चीज से कनेक्टेड है, फैलोपियन ट्यूब ऑब्वियस, और कुछ कुछ है कि मेम्ब्रेन कैसा होगा वो खैर याद करने वाली बातें हैं, तो वो आप याद कर लेंगे। तो हमारा क्या दिखा कि मेन गोनेड्स हमारा ओवेरी है जो रिलीज करता है एक ओवम हर मंथ में, कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद आता है हमारा यूटेराइन ट्यूब्स जो ओवेरी को कैरी करके रखते हैं। देखिए वहां लग रहा है ना हाथ से कुछ पकड़ा हुआ है, और ये है भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हाथ में पकड़ा हुआ ही लगता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये जो हमारा जा रहा है, जो ट्यूब है तो हमेशा कनेक्ट करेगा, चाहे फूड पाइप का ट्यूब रहे या कोई भी ट्यूब रहे, वो क्या करेगा, एक पासेज देगा। तो यहाँ पे भी हमारा जो ये है क्या बोलते हैं इसको, फैलोपियन ट्यूब क्या है, एक तरह का हमारा हमको पासेज देता है, हमारे ओवा को पासेज देता है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा जो यूट्राइन ट्यूब है इसका भी कुछ डायमेंशंस है, जैसे 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, डायमीटर 1 से 2 सेंटीमीटर है, खैर ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसका मेन काम क्या करेगा, जैसे ओवा रिलीज करेगा, ये फिम्ब्राई क्या करेगा, यूट्रस में जाके ले जाएगा। या फर्टिलाइजेशन अगर हुआ है, फर्टिलाइजेशन जनरली कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला में होता है। एम्पुला इसका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तो एम्पुला वाले रीजन्स में जनरली प्रेजेंट होता है। तो वहां पे फिर वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद फिर उसको कहाँ पे ले जाएगा, यूट्रस, हमेशा यूट्रस में, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ये खाली जगह, ये बच्चे के लिए ही खाली जगह रहता है, ठीक है, वैसा ही डिजाइन है हमारी फीमेल पार्ट्स का। तो ये जाके होलो और ये यूट्रस में जाके फिर से डिपॉजिट करता है, वहां पे स्पेस है, वहां पे जाके देता है। तो
इसका काम आपको पता चल गया, लंबाई एनाटॉमी जो भी है वो तो आपको याद करना पड़ेगा। तो यूट्राइन ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं। डक्ट इसीलिए क्योंकि ओवा को लेके जा रहा है, इसीलिए ओविडक्ट। यूट्राइन ट्यूब्स भी कहते हैं। अब इसका 4 पार्ट्स पढ़ते हैं हम लोग, जैसे इनफंडिबुलर, ये वाला पोर्शन जनरली इनफंडिबुलर उसको बोलते हैं। एम्पुला क्या होता है, यहाँ वाला पोर्शन एम्पुला होता है। उसके बाद वाला पोर्शन क्या होता है, एम्पुला पहले हमारा क्या बोलते हैं उसको, इनफंडिबुलर रहता है। सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्ब्राई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो ओवेरी को जस्ट कनेक्ट करता है, दैट इज फिम्ब्राई। उसके बाद होता है इनफंडिबुलर्स। इनफंडिबुलर्स हमारा ये है, हमारा ये वाला पोर्शन, उसके बाद वाला जो पोर्शन है दैट इनफंडिबुलर। तो ये जनरली क्या होता है कि पेरिटोनियम आगे फिम्ब्राई को आगे कनेक्ट करता है। वैसा बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बस रोल सभी का एक ही है कि ये ओविडक्ट के तौर पे काम करता है, ओवा को लेके जाता है, सभी का वही रोल है। उसके बाद आता है एम्पुला हमारा। तो एम्पुला हमारा जनरली क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट रहता है, सबसे ज्यादा जो पार्ट एक्वायर करता है दैट इज एम्पुला। तो यहाँ पे एम्पुला एक खास जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, एम्पुला में हमेशा फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद आता है हमारा इस्थमस। तो इस्थमस हमारा क्या है कि सबसे नैरोइंग जो पार्ट है अभी तक में, जो सबसे पतला पार्ट है दैट इज इस्थमस। उसके बाद ऐसे जनरली हम लोग 3 ही पार्ट पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग 4 पार्ट पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट्स, तो ये यूट्रस और इसके बीच का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट्स, ठीक है। कोई दिक्कत, ओके। तो अब यहाँ पे और कुछ कुछ प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। तो सीलिया यहाँ पे कुछ कुछ प्रेजेंट है, कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और ये सीलिएटेड सेल्स में एक और तरह का सेल्स रहता है जिसको हम लोग पेग सेल्स बोलते हैं। और ये पेग सेल्स क्या करता है कि यहाँ पे जो भी oocytes है या ओवा आया, स्पर्म आया, उसको टेम्पररी कुछ देर के लिए कुछ फ्लूइड प्रोवाइड करता है जो उसको न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। इंस्टेंट अभी तो जाके यूट्रस में एम्बेडेड नहीं हुआ है कि वहां पे हमारा बहुत सारा ब्लड वेसल है, वहां से न्यूट्रिएंट्स पाएगा। तो यहाँ पे इसको कौन न्यूट्रिएंट्स देगा, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स यही फ्लूइड प्रोवाइड करता है। कोई दिक्कत, इसका फंक्शंस अगर लिखने आएगा तो पहला तो हम समझ गए, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ओवा का ट्रांसपोर्टेशन करना है। या अगर फर्टिलाइजेशन हुआ फिर से उसको वापस से यूट्रस में देंगे, तो ओवरऑल देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन का काम है। या थोड़ा बहुत क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया तो उस वक्त के लिए उसको थोड़ा देर के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, जब तक कि एम्बेडेड नहीं कर देता उसको यूट्रस में, तब तक वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। कोई दिक्कत। अब आता है हमारा यूट्रस। तो यूट्रस क्या है हमारा, मस्कुलर एंड हॉलो ऑर्गन। हॉलो तो खाली तो रहना पड़ेगा क्योंकि बच्चे के लिए तो जगह चाहिए उसको, तो वो खाली रहेगा, एक पॉच लाइक टाइप का सबसे रहता है ऑर्गन, तो वो है हमारा यूट्रस। तो अब इसका एनाटॉमी देखेंगे तो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच का है। और एडल्ट का, इन एडल्ट फीमेल्स यूट्रस जो है 30 to 40 ग्राम का होता है, 7.5 लॉन्ग, ये डायमेंशन याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसका जो वाल है कमजोर तो होगा नहीं, ऑब्वियस नहीं होगा कमजोर, तो 3 लेयर का इसका वाल होता है। आप जो फिगर बनाए होंगे उसमें देखिए, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम होता है, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम सबसे आउटर लेयर है, आउटर लेयर है। उसके बाद हमारा मिडिल वाला क्या है, मायोमेट्रियम, मिडिल मायो, और सबसे एंड वाला अंदर वाला हमारा इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम में हमारा क्या है कि बहुत सारा म्यूकस सिक्रेटिंग मेम्ब्रेन रहता है, और मायोमेट्रियम में हमारा बहुत सारा स्मूथ मसल्स है, ब्लड वेसल्स है जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, नर्व्स है, बहुत कुछ प्रेजेंट है। तो हम एक चीज ये याद रखेंगे, पहले तो एनाटॉमी हम याद कर लेंगे, कितना सेंटीमीटर कितना लंबा, ये सभी का आपको याद करना पड़ेगा। जितने भी ऑर्गन्स है अपने यहाँ पे पढ़े हैं वो सभी का आपको एनाटॉमी याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 लेयर्स है, लेयर सभी को याद होगा, इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम। तो बाहर की तरफ हमारा इंडोमेट्रियम, फिर बीच वाला मायोमेट्रियम, अंदर वाला इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम में हमारा क्या है कि कुछ सेल्स का बना है, और वहां पे बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रेटिंग ट्यूब्यूल्स है। मायोमेट्रियम में हमारा बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स वाला चीज है और नर्व्स वाला चीज है, कोई दिक्कत नहीं। अब
उसके बाद क्या है कि एंडोमेट्रियम्स में और अब लेयर क्या होता है कि कभी ठीक होते जाते हैं। अब ये ठीक कैसे होगा कि मान लीजिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अब ये लेयर यहाँ पे और ज्यादा यहाँ पे ठीक होते जाएगा, बहुत ज्यादा ठीक होते जाएगा, एक क्वेश्चन बना लेता है ब्लड वेसल्स का। और ये सेकेंड लेयर तो है ही ब्लड वेसल्स का, ठीक है, जहां से एब्जॉर्ब कर सकता है, बट एंडोमेट्रियम हर मंथ में क्या करता है और ब्लड वेसल्स जमा करता है, बना देता है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो ओव्यूलेशन के दौरान तो चाइल्ड के लिए वो हाँ सेफ रहे, क्वेश्चंस का काम करे, वहां इजिली ट्रांसप्लांट हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर यही फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये बाहर निकल आएगा, जो भी सेड बना है ब्लड का ये बाहर निकल लग जाएगा एज अ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो साइकिल हम बाद में पढ़ेंगे। तो यूट्रस का मेन काम क्या देखिए आप, जनरली एक इन्वायरमेंट दे रहा है न्यूली बेबी के लिए, बस यही कर रहा है, और दूसरा ज्यादा काम तो कुछ नहीं कर रहा है, और उसमें हेल्प कर रहा है, जो भी न्यूट्रिशन में हेल्प करे, नॉरिश करे, जो भी करे वो हेल्प कर रहा है चाइल्ड बर्थ में। अगर नहीं होता है तो ये जो भी सेड बना है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है वेजाइना। तो अब नेक्स्ट है हमारा वेजाइना। तो वेजाइना क्या है कि एक पथ है, वैसा बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं है इसका, एक पथ है, या तो पेनिट्रेशन के लिए ड्यूरिंग इंटरकोर्स, या दूसरा क्या हो सकता है कि चाइल्ड बर्थ के लिए एक पैसेज, ठीक है। तो ये सिर्फ एक पैसेज है, और इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन के बीच का रास्ता है, बीच का रास्ता है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन के बीच का रास्ता है, ठीक है। इसका कुछ डायमेंशंस है कि कितना डिग्री पे बेंड कर रहा है रेक्टम के पास या ब्लैडर के पास, एनाटॉमी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। वेजाइना में भी 3 लेयर्स है, एरुलर टिश्यू है, स्मूथ मसल्स है, और कुछ एपिथेलियम का बना होता है, यहाँ आपको ये चीज याद करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि जितना भी अभी तक आपने सिक्रेटरी सेल्स पढ़ा है, सभी जगह कुछ ना कुछ सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट है, बट वेजाइना ही ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे कोई सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाँ मस्कुलर ऑर्गन जो है, ओके मस्कुलर ऑर्गन जो है, तो यहाँ पे क्या है कि सर्वाइकल सिक्रेशन जो हो रहा है, यूट्रस में जो सर्वाइकल ओपनिंग है वो अपना सिक्रेशन देके इसको मॉइस्ट रख रहा है, ठीक है। ये ड्राई नहीं होता है, कभी भी फीमेल्स का कोई भी पार्ट ड्राई नहीं होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट हमेशा मॉइस्ट रखता है, क्योंकि आप देखिए कि लाइबिया मेजोरा रहे, लाइबिया माइनोरा रहे, कुछ भी माइनोरा रहे, वो सारा क्या कर रहा है, सिवेशियस ग्लैंड सिक्रेट कर रहा है, मॉइस्ट नहीं होने दे रहा है। उसके बाद वेजाइना में एक और चीज क्या होता है, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये क्या करेगा, लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, लैक्टिक एसिड जनरेट करेगा, ऑब्वियस। तो ये जो लैक्टिक एसिड है, तो एसिड है, पीएच कम होगा, तो ये क्या करता है कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेजाइना का पीएच लगभग 4.9 से 3.7 के बीच में रखता है, ठीक है। और ये उसका क्या फेवरेबल पीएच है। कभी कभी जो इन्फेक्शन हो जाता है यूटीआई, वो कब होता है कि जब फंगल इन्फेक्शन ज्यादा हो जाए आपके बॉडी में। कभी कभी हमारे बॉडी में क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स आप ले लेंगे ना, तो कभी कभी क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स वो तो देख नहीं रहा है कि एंटीबायोटिक्स कहाँ पे काम करना है, हो सकता है आपके लैक्टोबैसिलस को खत्म कर दे, ठीक है। लैक्टोबैसिलस को जैसे ही खत्म किया तो अब मॉइस्ट सरफेस है ये, तो अब क्या होगा, कोई भी अगर मॉइस्ट सरफेस है, वार्म सरफेस है, तो वो फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए, फंगस के लिए। तुरंत कहीं पे भी ब्रेड रख दीजिए, और देखिए ठंडे में नहीं जन्म लेगा, लेकिन अगर बरसात वाले दिन में ब्रेड रखिए तुरंत फंगस जन्म लेगा। तो यहाँ पे भी इसको फेवरेबल कंडीशंस मिल रहा है, गर्म और मॉइस्ट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि, और एंटीबायोटिक्स हमने यूज किया, लैक्टोबैसिलस क्या हुआ, खत्म, मतलब उसका जो प्रोपोर्शंस था वो गड़बड़ हो गया और यूटीआई हो जाएगा। तो फीमेल्स को यूटीआई बहुत जल्दी होता है, तो एंटीबायोटिक्स सोच समझ के खाना चाहिए जनरली। अभी लोग क्या करते हैं एंटीबायोटिक्स पे, खैर अभी तो पीसीआई वाले ने पिछले 2 साल पहले ही एंटीबायोटिक्स का जेन्युइन यूज के लिए बहुत ज्यादा कैंपेन चलाया था, लेकिन उससे पहले लोग कुछ हुआ सर्दी खांसी, एंटीबायोटिक्स क्यों, सर्दी खांसी थोड़ी आपके बायोटिक्स उसके बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, जनरली वायरस के कारण हो रहा है, इन्फ्लुएंजा हो या कोई भी टाइप का कॉमन कोल्ड हो वो वायरस के कारण होता है। लेकिन आप क्या करते हैं, कुछ भी चीज हुआ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स ठीक नहीं है। उसके बाद वेजाइना क्या करेगा, एक रिसेप्टर की तरह काम करेगा। दूसरा क्या करेगा, इलास्टिक पासवे पैसेज की तरह काम करेगा चाइल्ड ग्रोथ में, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन्स जनरली कंप्लीट हो गए हमारे, कोई दिक्कत। अब
कुछ हॉर्मोन्स है, मेल हॉर्मोन्स एंड फीमेल हॉर्मोन्स पढ़ना था, तो मेल तो हम कंप्लीट कर लिए थे, तो अब फीमेल्स पढ़ना है। तो FSH एंड LH। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल्स बनाने में काम करेगा, मैच्योरिटी में काम करेगा, तो दोनों यूटेनाइजिंग हार्मोन्स एंड FSH स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बनाने में। और जो फॉलिकल जनरेट हो रहा है, फॉलिकल कहाँ जनरेट हो रहा है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, जनरली ओवेरी में ही होता है। ओके, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद आता है एस्ट्रोजन। तो जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत काम देता है। जैसे प्रोजेस्टेरोन है मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, है ना, कि हॉर्स वॉइस हो जाएगा, हॉर्सनेस आ जाएगा वॉइस में, तो लड़कियों का आवाज थोड़ा मधुर है, तो ये सब किसके लिए है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स के लिए। और सेकेंडरी ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, तो ये सब काम कौन कर रहा है? हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। तो ये क्या करता है? इंडोमेट्रियम्स को रेगुलेट करता है। तो अब ये कहां से होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कॉर्पस ल्यूटियम से, कॉर्पस ल्यूटियम से जनरली बनता है। इसीलिए ये क्या आता है कि आफ्टर ओव्यूलेशन ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। अभी हम मेंस्ट्रुएशंस पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ेंगे। तो यहां तक में कोई दिक्कत? अब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशंस। ओके, तो मेंस्ट्रुएशंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और जानने के लिए भी। जितने भी कॉन्ट्रासेप्शन भी अगर पढ़ते हैं, फिर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो उसके लिए भी मेंस्ट्रुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंस्ट्रुएशंस में क्या हो रहा है कि जनरली नॉर्मल तौर पे क्या हो रहा है कि जो भी यूट्रस इंडोमेट्रियम में हम बोले कि बहुत ज्यादा ब्लड वेसल जमा किया है, जो भी चीज हो रहा है, तो उसको क्या क्या है, मंथ के बाद जब उसको कोई भी स्पर्म नहीं मिला तो क्या करेगा? सेड आउट कर देगा बाहर। तो वो जो ब्लीडिंग हो रहा है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो अब इतना इजी लग गया सुनने में, बट ये इतना इजी है नहीं। तो अब यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? इसके 3 फेजेस हैं। तो 3 फेजेस में क्या दिखते हैं आपको? पहला फेज फॉलिकुलर फेज, ओके। तो फर्स्ट फेज हमारा क्या है? फॉलिकुलर फेज। दूसरा ओव्यूलेटरी, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? लुटियल फेज। पहले तो पढ़े होंगे आप। बेसिकली 3 होता है, 4 कौन सा होगा? मेंस्ट्रुअल फेज सेम फॉलिकुलर के साथ ही होता है, ठीक है। फॉलिकुलर के साथ ही मेंस्ट्रुअल फेज भी होता है, तो वो हम पढ़ते हैं, अभी बताते हैं कैसे क्या होगा। तो फर्स्टली हम एक चार्ट देखेंगे। वो चार्ट आपके पास नहीं है ना? ओके, क्योंकि हम एक नेट से चार्ट निकालते हैं और हम आपको भेज रहे हैं। हाँ, चार्ट बना देंगे, फिर हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चार्ट हम अगर भेजते हैं तो। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि 3 फेज क्या होता है, ठीक है, फिर हम चार्ट्स पे आएंगे। तो पहला फेज हमारा क्या हुआ? फॉलिकुलर, ये एक से रिलीज पहले का है, ठीक है। दूसरा है ओव्यूलेटरी, जिसमें ओव्यूलेशन हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है। तीसरा है लुटियल फेज। कहने का मतलब क्या है कि अगर ओव्यूलेटरी हमारा एग रिलीज है, तो फॉलिकुलर क्या होगा? एग रिलीज से पहले का फेज। और लुटियल फेज क्या होगा? एग रिलीज से बाद का फेज। तो अब इन तीनों में क्या होता है? ये जो फॉलिकुलर फेज है, इसको हम लोग मेंसेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम 28 डेज का मेंस्ट्रुएशन पीरियड मान के चल रहे हैं, आप फिगर देखिए, आप एक बार फिगर देखिए, फिगर से ही हम समझाते हैं जनरली। तो देखिए यहाँ पे 28 डेज एवरेज मान के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 28 डेज एकदम एक्यूरेटली है, एवरेज है। किसी में 35 डेज भी हो सकता है, 32 दिन भी हो सकता है, 27 दिन भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 28 डेज है, बट हम मान के चलते हैं 28 डेज। तो ये जो फॉलिकुलर फेज है, ये साथ साथ है मेंस्ट्रुएशन फेज का भी, ठीक है। तो फर्स्ट 5 डेज आप कह सकते हैं कि मेंसेस फ्लो आउट हो रहा है। फिगर देख रहे हैं ना सभी लोग? तो जैसे मेंसेस फ्लो आउट हो रहा है, तो उसी वक्त एक प्रक्रिया हमारे ओवेरी में क्या होता है? फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग का एफएसएच वहां पे एक्टिवेट हो जाता है। एफएसएच आप देखिए,
फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स है वो सबसे आगे है, ऊपर में देखा, हाइयर मोड में है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग है तो वो क्या करेगा, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। और वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करने के लिए, स्टिमुलेट करेगा तो क्या होगा, एग बनने के लिए स्टिमुलेट करेगा, बोलो हाँ या ना। तो अब जैसे ही एफएसएच उसको स्टिमुलेट करता है तो उस वक्त क्या होगा, हमारा ऑब्वियस जो है क्या होगा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम होता है और एफएसएच पिक पे होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। और ये क्या करेगा कि सेवरल फॉलिकल्स को डेवलप करेगा। फॉलिकल्स क्या होता है कि एक सैक रहता है, एक बोरा है, उसमें मान लो कुछ कुछ थोड़ा 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 फॉलिकल्स है। अब इनमें से क्या है कि सभी फॉलिकल्स के पास एक एग है, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोग क्लास है, क्लास को किसी ने इंड्यूस कर दिया, सारे कोई फॉलिकल्स है। तो अब ये सारे कोई अगर फॉलिकल्स है, सभी के पास अपना अपना कॉपी में आपको कुछ लिखना है, टॉपर बनना है। टॉपर को एक बनेगा जिसके पास इंटेलिजेंस होगा, सब कुछ याद करके आया होगा। तो वो सारे फॉलिकल्स में कोई एक ही मैच्योर हो पाता है, बाकी लोग डिजेनरेट हो जाएगा। तो अब इस एक फेज में क्या हो जाएगा कि सारे फॉलिकल को स्टिमुलेट कर दिया, जगा दिया कि भाई सबको एग्जाम आने वाला है। तो वैसे ही यहाँ पे एफएसएच क्या क्या सारे फॉलिकल्स को जगा दिया, सारे फॉलिकल्स प्रिपेयर करने लगे एग मैच्योर करने में। लेकिन एग मैच्योर सिर्फ कोई एक होता है, ठीक है। तो ये वाला जो फेज है मेंस्ट्रुएशन, 5 डेज मेंस्ट्रुएशन, उसके साथ फॉलो अप होता है अप टू 14 डेज, ठीक है। उसमें से कोई एक मैच्योर हुआ। अब जो एग मैच्योर हुआ, अब फिगर में देखिए आप, ऊपर में कुछ फोटोज बना है, फॉलिकल्स बना है, दिख रहा है। तो इसमें से कोई एक जो मैच्योर हुआ वो क्या करेगा, अपना एग रिलीज करेगा। तो वो जो एग रिलीज किया वो कब किया, मिड ऑफ साइकिल। अगर 28 दिन का मान के चल रहे हैं तो एकदम बीच वाला दिन, ठीक है। तो 12 से 16 दिन हम जनरली एवरेज लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज लेके आप जैसे ही चल रहे हैं तो उस पेज में देखिए क्या है कि 2 हार्मोन्स हमारा पिक पे है, क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स आगे चल गया और उससे थोड़ा आने वाला एस्ट्रोजन आगे में ज्यादा तेजी पे रहता है जनरली। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही फॉलिकल्स रैप्चर हुआ और जो मैच्योर एग है वो रिलीज हुआ, तो जो फॉलिकल है अब वो क्या होगा, बर्बाद हो गया, तो उससे निकल गया, अब वो तो बेकार है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम बेकार नहीं होता है, वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन बनाएगा, ठीक है। तो अब देखिए प्रोजेस्टेरोन कभी भी पहले नहीं होता है, क्योंकि जब कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा तभी तो ये सीक्रेट होगा ना। तो ये कब होगा, बाद में, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम आया उसके बाद ये लास्ट वाले फेज में रहेगा, हाई रहेगा। अब देखिए फिगर, प्रोजेस्टेरोन कहाँ हाई पीक पे है। तो ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कब हाई होगा कब लो होगा, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम आएगा तभी तो प्रोजेस्टेरोन रहेगा, क्या, उससे पहले देखिए नॉर्मल है। तो ये चीज आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा स्टेज में हम लोग ये उसके बाद ओव्यूलेशंस हो गया हमारा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ग्राफियन फॉलिकल्स और प्रोजेस्टेरोन बना दिया। उसके बाद अब क्या हुआ कि ये हमारे यूट्रस के थिकनिंग को मजबूत करने लग गया, फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करने लग गया। अगर मान लीजिए ये कॉर्पस ल्यूटियम एक फर्टिलाइज नहीं हुआ, दो कंडीशन हो सकता है, या तो फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, वो सारा बाहर निकल आएगा, सारा डीज जनरेट कर जाएगा, जितने भी लाइनिंग्स बनाए हैं वो सारे रैप्चर कर जाएंगे और ब्लड फ्लो के रूप में बाहर आ जाएगा। मतलब फिर से 8 to 5 साइकिल ये कंप्लीट हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक फर्टिलाइज हो गया है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कंटिन्यू करेगा अपना फंक्शंस प्रेगनेंसी के दौरान, उसको हेल्प करेगा मेंटेन करने के लिए। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, तो यही है हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये फोटो देखेंगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, फिर फॉलिकल स्टिमुलेट हुआ, उसके बाद हमारा क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, ग्राफिकल फॉलिकल्स, फिर हमारा प्रोजेस्टेरोन जनरेट किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो ग्राफियन फॉलिकल्स हमारे यूट्राइन लाइनिंग को और ज्यादा बढ़ा दिया ताकि चाइल्ड बर्थ में हेल्प कर सके। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ देन ओके, अगर नहीं हुआ तो वो सारे सेट्स डिक्रीज हो जाएगा, बाहर बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। और यही जो साइकिल कंप्लीट होता है दैट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अरे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये फोटो से ही आप समझ जाएंगे, बनाना पड़ेगा, फोटो तो आएगा ही। तो आई थिंक